नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 तारीख को होने वाला कक्षा 8 विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र है, उसमें एक पूरी बुक्स का निचोड़। अगर आपने इसको देख लिया, तो शायद आपको दूसरे चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस पेपर को या इस प्रश्नों को ढंग से देख लिया आपने, कर लिया, तो आप 90% आराम से प्राप्त कर पाएँगे। तो ये एक प्रकार से वीडियो नहीं कहकर मैं इसको गागर में सागर कहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी भविष्य की शुभकामना के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस रेशे का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है? नायलॉन, पॉलीकॉट, पॉलिस्टर, प्लास्टिक। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर दिया गया है ए। ठीक है, तो नायलॉन रेशा है वो पैराशूट बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा होता है। दूसरा प्रश्न है, पीसीआरए का संबंध किससे है? ठीक है, देखो ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एक एजेंसी है जो पेट्रोलियम अनुसंधान संरक्षण समिति है। तो उसका काम क्या है? पेट्रोल डीजल किस प्रकार बचाया जाए उससे संबंधित बातें बताने से है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक क्या है? ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? उष्मीय मान है। ठीक है, तो उष्मीय मान का मात्रक देखिए किलो जूल प्रति किलोग्राम है, 100 होगा। यहाँ ध्यान रखें, आगे वाले ऑप्शन में जैसे किलोग्राम पहले दे रखा है, लेकिन नहीं, किलो जूल प्रति किलोग्राम ये इसका मात्रक होगा। अगला है, जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक है? पादप अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट। तो यहाँ उत्तर दे रखा है जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट। देखिए ऐसा नहीं है कि जंतु अपशिष्ट पादप अपशिष्ट है वो जल निकास व्यवस्था में बाधा नहीं डालते, लेकिन यहाँ बात हो रही है सर्वाधिक की। तो प्लास्टिक है वो जल अवरोध करके बड़ा एक भयंकर प्रदूषक बन जाता है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट है वो जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक के रूप में काम करता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अग्निरोधक प्लास्टिक है? ठीक है, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पीवीसी और मेलेमाइन। देखिए मेलेमाइन अग्निरोधक प्लास्टिक है, वो मेलेमाइन है। और आग बुझाने वाले जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं वो अधिकांशतः मेलेमाइन प्लास्टिक से बने कपड़े ही पहनते हैं। 6 प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है? देखिए पेट्रोल जैसे पदार्थों से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो जल भारी होगा, जिसके कारण पेट्रोल जैसे पदार्थ ऊपर आ जाएंगे और आग और फैल जाएगी। इसलिए इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए विशेष प्रकार के सिलेंडर काम में लिए जाते हैं। 7वां प्रश्न, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय यानी प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो है जो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इनमें है सूर्य का प्रकाश जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। बाकी सभी चीजें हैं जो साधन हैं वो जैसे जैसे हम काम में लेंगे वैसे वैसे समाप्त हो जाएंगे। 8वां प्रश्न, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? देखिए वाहन के अंदर CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये CNG गैस है, ध्यान रखें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आजकल देखिए वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये वायु से हल्की है, इसलिए जब ये रिसाव करती है तो हवा में मिल जाती है। इसके अलावा इसमें जो प्रदूषणकारी घटक है वो बहुत कम मात्रा में है, अतः वर्तमान में इसका इस्तेमाल ज्यादा करने की सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न हमारे पास है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? देखिए मोमबत्ती की ज्वाला जब जलती है तो इसके 3 पार्ट अपने को दिखाई देते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। देखिए जो बाहरी भाग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसीलिए सुनार है वो जो काम करता है तो ज्वाला के बाहरी भाग को फूंक मारकर हवा के द्वारा है वो धातु पर डालता है और बाहरी भाग नीला होता है। वहीं मध्य भाग क्या है? वो पीला पीला होता है जो आंशिक जला हुआ होता है। आंतरिक भाग है वो काला होता है। 10वां प्रश्न है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर ऊपर आ गया, ज्वाला के बाह्य नीले क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका ताप बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार हमने ये एबीसीडी के 10 प्रश्न किए हैं और आपके पेपर में कोई 3 प्रश्न यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन सत्य और असत्य की तरफ। देखिए जो सत्य और असत्य वाले प्रश्न है वो आपके पेपर में 2 जगह आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ इनको 2 जगह करने का प्रयास किया है। देखिए सत्य अथवा असत्य बताइए। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मेंढक है उसके अंदर बाहरी निषेचन होता है और इसीलिए मेंढक अत्यधिक मात्रा में शुक्राणु अंडाणु पैदा करते हैं और जल में त्याग देते हैं। दूसरा, अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वायु गुणसूत्र होने पर नर शिशु अर्थात लड़के का जन्म होता है, यह भी बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि मादा में जो अंडाणु होते हैं वो दोनों ही अंडाणु एक जैसे एक्स एक्स होते हैं और पुरुष में शुक्राणु एक्स और वाई होते हैं। यदि एक्स शुक्राणु का संयोग होता है तो पुत्री का जन्म होता है और वहीं यदि वाई शुक्राणु का अंडाणु से संयोग होता है तो नर शिशु अर्थात लड़के का जन्म होता है। तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होता है? यह बात बिल्कुल सत्य है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होता है जो मधुमेह, शुगर, डायबिटीज जैसे नाम है उन रोग से बचाता है। चौथा प्रश्न, विजातीय
आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या शब्द है? प्रतिकर्षित। देखिए विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, ये यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर तड़ित झंझा के परिमाण को व्यक्त किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है। रिएक्टर पैमाने पर तड़ित झंझा का परिमाण व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि भूकंप का परिमाण व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ ये गलत है। छठा प्रश्न है, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। देखिए मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रस छोड़ती हैं उन रसों को हम हार्मोन कहते हैं, और वहीं वृषण है वो नर जनन ग्रंथि है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो नर के लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। सातवां प्रश्न है, अमीबा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, ये बिल्कुल गलत है। अमीबा के अंदर मुकुलन विधि द्वारा जनन नहीं होता, बल्कि विखंडन के द्वारा वो जनन करता है, उसका शरीर दो भागों में बंट जाता है। आठवां प्रश्न है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। तड़ित चालक इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि भवन की तड़ित से सुरक्षा की जा सके, ये एक सुरक्षात्मक युक्ति है। नौवां प्रश्न है, एक आवेशित कांच की छड़ दूसरी आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों पर आवेश हैं, इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। 10वां प्रश्न है, यदि आप घर के बाहर है और आप भूकंप आ जाए तो आप घर के अंदर जाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि हम बाहर हैं और भूकंप आ जाए तो हम बाहर ही खुले स्थान में रहेंगे। हाँ, अगर हम घर के अंदर हैं तो हम बाहर भागने का प्रयास करेंगे, और कमरे के अंदर हैं और भागने की स्थिति नहीं है तो तकिए से अपने सिर का बचाव करेंगे या किसी मेज या बेड के नीचे छुपने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ गलत है कि हम घर के अंदर जाएंगे। तो ये प्रश्न हुए हमारे सत्य और असत्य के। ठीक है, अब देखिए आगे वाले जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको 2 अंकों के प्रश्न के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो 2-2 अंकों के ये जो प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो प्रश्न है, उनकी संख्या लगभग 10-11 रहेगी, और मैंने आपकी पूरी किताब से इस प्रकार के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का एक कलेक्शन यहाँ किया है। आशा है इनमें से आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए इन प्रश्नों में अपन करते हैं एक एक करके, मैं आपको इनका समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? ठीक है, देखिए जहां तक ईंधन के ऊष्मीयमान की बात है तो कोई भी ईंधन होता है उसको जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, और वो निश्चित ताप ज्वलन ताप कहलाता है। और कोई भी ईंधन जलेगा तो एक निश्चित मात्रा में वो ऊष्मा देगा, और वो ऊष्मीयमान किलो जूल प्रति, ठीक है, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में दर्शाते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है, और नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। आप ध्यान से सुने, आपको पूरी किताब टटोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा प्रश्न है, एडम्स एप्पल कहाँ पाई जाती है? देखो एडम्स एप्पल है वो गले में होती है, और पुरुषों की जो एडम्स एप्पल है वो ग्रंथि कुछ ज्यादा उभरी होती है, साफ दिखाई देती है। चौथा है, बंद कमरे में कोयला जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? देखिए बंद कमरे में यदि हम कोयला जलाकर सोएंगे तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी बंद कमरे में कोयला जब जलाते हैं तो कोयले को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वहां आंशिक दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। वो एक जहरीली गैस है, और ये जहरीली गैस हमारे सांस के साथ, हमारे रुधिर के साथ हमारे शरीर में फैल जाती है और दम घोटने का काम करती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? बंद कमरे में कोयला जलाकर इसलिए नहीं सोना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो दम घोट देती है, हमें जान का खतरा हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, भूकंप मापने वाले यंत्र और स्केल का नाम बताइए। देखिए भूकंप मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ है, और इसके स्केल की जहां तक बात है तो भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। किस स्केल पर? रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल का जो पैमाना है वो यदि 7 से अधिक होता है तो भूकंप ज्यादा तेज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके अंदर अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। देखिए सबसे थोड़ी सी बात बता दूं मैं, अलैंगिक जनन होता क्या है? यानी इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा के संयोग की आवश्यकता नहीं होती या उनके युग्मकों के संलयन की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन है उसमें मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण आदि क्रियाएं होती है। तो मुकुलन द्वारा यदि हम जनन देखें तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। अगला 7वां प्रश्न है, हार्मोन किसे कहते हैं? शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रसों को हार्मोन कहते हैं जो
रुधिर के साथ बहकर संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं और निर्धारित स्थान पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। 8वां प्रश्न है, जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा है वो भ्रंश क्षेत्र कहलाते हैं। 9वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए, अम्ल वर्षा की जहां तक बात है उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जिम्मेदार हैं। 10वां प्रश्न है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? देखिए, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा के अंदर। तो अमीबा में जहां विखंडन है, देखिए थोड़ा ध्यान रखें, अमीबा के अंदर मूल रूप से द्विखंडन अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगला अपना प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को दहन कहते हैं। 12वां प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। 13वां प्रश्न है, नर तथा मादा युग्मकों के नाम बताइए, सॉरी हार्मोन के नाम बताइए। तो नर हार्मोन तो है टेस्टोस्टेरोन, कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो इन दोनों हार्मोनों का नाम विशेष तौर से आप लोग याद रखें, ठीक है। अगला है, घर के अंदर भूकंप से बचाव का कोई तरीका बताओ। देखिए, यदि घर के अंदर हम हैं और भूकंप आ जाए, हमें भागने का कोई मौका नहीं मिले तो हम बचाव कैसे करें? हमें हमारे सिर का बचाव किसी तकिए से करना चाहिए, या हमें किसी मेज या बेड के नीचे छिपना चाहिए, या हमें कमरे के किसी कोने के अंदर खड़े होना चाहिए। इस प्रकार हम अपना घर के अंदर बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, लार्वा है वो कुछ विशेष परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलता है और इसी क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। जैसे मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, और मेंढक का लार्वा टेडपोल वयस्क में बदल जाता है, जो कि मेंढक की भांति तैर भी सकता है, छलांग भी लगा सकता है। तो इस प्रकार टेडपोल का वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है, ठीक है। 16वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? देखिए, ये यहां है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाली छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें, ये मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाने वाले चट्टानों के टुकड़े हैं, तो उनके बीच चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा होती रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न 17वां है, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है? देखिए, अमावस्या के बाद अगले दिन से जब हमें चंद्रमा का छोटा छोटा भाग दिखाई देना शुरू होता है तो प्रतिदिन उस चंद्रमा का भाग दिखाई देने वाला बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये दिखाई देने वाला भाग चंद्रमा की कलाएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? चंद्रमा का छोटा छोटा भाग जो हमें रोज अलग अलग दिखाई देता रहता है, या चंद्रमा की दिखाई देने वाली आकृतियां हैं, वो चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। अब ये कलाएं देखिए क्यों दिखाई देती है? हम चंद्रमा के केवल उसी भाग को देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, अतः हमें चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, माचिस की तीली पर लगाए गए 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो देखिए, माचिस की तीली पर क्या क्या लगाते हैं? एक तो लगाया जाता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या लगाते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और दूसरा लगाते हैं पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये इस पर लगाए जाते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो इसे आकाश के किस भाग में देखेंगे? तो इसे देखो आकाश के पश्चिम भाग में देखेंगे। किस भाग में देखेंगे? पश्चिम भाग में। देखो, शुक्र है उसको संध्या तारा और भोर का तारा कहते हैं। इसको सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक पश्चात देखा जा सकता है। अब प्रश्न संख्या हमारे पास आ रही है, वो है प्रश्न संख्या 20, और इसमें पूछा गया है, रजो दर्शन तथा रजो निवृत्ति क्या है? किशोर अवस्था में पहली बार मादा में रक्तस्राव का होना रजो दर्शन कहलाता है, जो लगभग 11 साल की उम्र के आसपास होता है। इसी प्रकार मादा में रक्तस्राव का अंतिम होना रजो निवृत्ति कहलाता है, जो लगभग 45 साल की उम्र के आसपास हो जाता है और रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो ये थे हमारे कितने प्रश्न? 20 प्रश्न।
जो मैंने पूरी किताब में से टटोलने का प्रयास किया है। 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। अब कुछ बात करते हैं चित्रों की, यानी आपको किन किन चित्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चित्र देखिए, प्याज की झिल्ली की कोशिका, सप्तऋषि तारामंडल और ओरेगोन तारामंडल, पादप व जंतु कोशिका, अमीबा। देखिए अमीबा का चित्र आप कैसा ही बना सकते हो, क्योंकि अमीबा के शरीर का कोई आकार तो होता नहीं है, अनियमित आकार का है वो। फिर देखिए सौर परिवार, नेत्र की संरचना, सरल विद्युतदर्शी, तंत्रिका कोशिका, पृथ्वी की संरचना और परावर्तन की क्रिया। इन चित्रों को एक बार आपको बनाकर देख लेना है, ठीक है। यानी आपके पास कितने चित्र आ गए? 10 चित्र मैंने आपको बताए हैं। अब जो चित्रों के नाम मैंने आपको बताए हैं वो चित्र मैं आपको एक एक करके यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से देख लें ताकि आपको ये बनाने में भी आसानी हो, क्योंकि आपने पूरी साल इनको देखा भी है, बनाया भी है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एक बार आप अंतिम रिवीजन की तरफ है तो ध्यान से इनको एक बार देख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, यानी ये जो प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं वो प्रश्न है वो 4-4 अंक के होंगे और लगभग आपको ये भी 10 प्रश्न के रूप में आपको मिलेंगे। तो यहाँ भी मैंने देखो पूरी किताब से यहाँ देखो कुछ ज़्यादा ही प्रश्न लिए हैं। 25 प्रश्नों का एक कलेक्शन मैंने आपको यहाँ दिया है, तो वो 25 प्रश्न है वो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र खरीदने चाहिए। ये प्रश्न की भाषा देखो बदल सकती है कि आप सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र पहनोगे या अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह दोगे। तो इस प्रकार इसमें देखो भाषागत परिवर्तन आ सकता है, तो इसकी कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें, सर्दी से संबंधित अपनी को बात करनी है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहला प्रश्न, सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता होती है। देखो सर्दियां हैं वो ऊनी कपड़े हैं, गर्म कपड़े पहनने की सर्दी होती है, सर्दी का मौसम होता है, तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, यानी हमें ऊनी और संश्लेषित कपड़े पहने। साथ ही साथ ये जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके रेशों में हीट कंडक्टर लगा होता है, और ये हीट कंडक्टर यानी ताप शरीर की उत्पन्न गर्मी को अंदर ही रोक कर रखता है, बाहर नहीं जाने देता, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है। साथ ही साथ ये एक्रिलिक रेसे हैं या ऊनी रेसे हैं, वो क्या है सलवटें नहीं पड़ती, इसलिए ये आराम से काम में ले जा सकते हैं। सरलता से इन वस्त्रों को धोया जा सकता है, ये लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ हैं, किफ़ायती हैं, सस्ते भी हैं, इसलिए हमें सर्दियों में ऊनी एक्रिलिक रेसे से बने कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। कृत्रिम उपग्रहों के 2 लाभ बताइए तथा 2 कृत्रिम उपग्रहों के नाम भी लिखिए। देखो कृत्रिम उपग्रह जैसे आर्यभट्ट, एजुसेट, ठीक है, कल्पना, ये चीजें क्या है, ये तो कृत्रिम उपग्रहों के नाम है। लेकिन जहां हम बात करें किनकी, कृत्रिम उपग्रह है उनके उपयोग की, तो उनमें देखो कृत्रिम उपग्रह हमें मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हमारी संचार व्यवस्था है वो उपग्रहों के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा हमारे जो कृत्रिम उपग्रह है वो सुदूर संवेदन प्रक्रिया द्वारा जानकारी प्राप्त करके हमें उपलब्ध करवाते हैं और कहीं की सीमा की चौकस या निगरानी के लिए भी काम लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के वर्गों के नाम लिखिए। देखो सूक्ष्म जीव है उनके 4 वर्ग है। अब इन 4 वर्गों में जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ है, और एक अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं वो कहलाते हैं विषाणु या वायरस। चौथा हमारा प्रश्न है कि घर्षण हमारा मित्र और शत्रु है, इसके 2-2 उदाहरण दीजिए। देखिए घर्षण है वो हमारा मित्र है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि घर्षण है उसी के द्वारा हम जमीन पर चल पाते हैं, हमारी सड़क पर या जमीन पर पकड़ मजबूत हो पाती है और हमारे वाहन है वो सड़क पर चल पाते हैं, साथ ही साथ हमारे मकान धरती पर बन पाते हैं, ये घर्षण के कारण ही संभव है। और वहीं यदि हम बात करें कि घर्षण हमारा शत्रु है तो ये भी हम कह सकते हैं। देखो घर्षण है उसके कारण जो गति होती है मशीनों में, तो मशीनों को उससे नुकसान पहुंचता है, कलपुर्जे उनके घिस जाते हैं। इसके अलावा घर्षण के कारण हमारी मशीनों की या अन्य कार्यों में जो ऊर्जा खर्च होती है वो नाहक ही बर्बाद हो जाती है, तो इस प्रकार वो हमारे दुश्मन के रूप में या शत्रु के रूप में काम करता है। अगला देखिए 5वां प्रश्न है, उदाहरण द्वारा समझाइए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। कैसी होती है? असंक्षारक। देखो इसके लिए हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। हम एक कागज लें और एक प्लास्टिक लें और उन दोनों को मिट्टी के अंदर दबा दे गड्ढा खोदकर, और तकरीबन 1 महीने बाद उस गड्ढे को खोदकर हम दोबारा देखें तो हमें कागज है वो बिखरा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ, बहुत एक बिखरी हुई मात्रा में मिलेगा, या यूं कहीं बहुत कम मात्रा में वापस प्राप्त होगा। जबकि वही प्लास्टिक की जो थैली हमने बू रखी है, जो हमने खोद के गाड़ रखी है, वो वहीं क्या होगी,
वो वहीं अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो थैली का प्राप्त होना हमें इस बात का संकेत करता है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। ठीक है। अब कह रहा है विद्युत लेपन के दो उपयोग लिखिए। देखो, विद्युत लेपन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सोने चांदी का जो लेप है वो अन्य धातुओं पर किया जा सकता है। इसके अलावा हम विद्युत लेपन के माध्यम से साइकिल या मोटरसाइकिल आदि के जो हैंडल हैं, टायर की रिम है, उन पर नाइक्रोम, क्रोमियम या पाइपों पर जिंक आदि का लेपन करके उनको संक्षारित होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ उनको चमकदार दिखा सकते हैं। ठीक है। 7वां प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आवृत्ति क्या होती है। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और यहाँ अपने को 4 सेकंड में दिए गए दोलन है, तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी आवृत्ति। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो दोलन 4 सेकंड के दे रखे कितने, 40। तो 1 सेकंड में कितने दोलन आए, 10। अब जो 10 मान आया है वो मान आया हमारा हर्ट्ज में, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, और हम उसको HZ से दर्शाते हैं। तो आवृत्ति आई 10 हर्ट्ज। ठीक है। अब बात कर रहे हैं आवर्तकाल की। ठीक है। आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा समय। तो जब 1 सेकंड में जो दोलन होते हैं वो कहलाते हैं आवृत्ति, और एक दोलन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। तो ये तो आ गया आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, और यहां हमारी आवृत्ति कितनी आई है, 10 आ गई है। 40/10, 40/4 से हमने आवृत्ति निकाली 10। अब आवर्तकाल निकाल लें। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, तो आवृत्ति आ गई 10। अब 1 के अंदर 10 का भाग दे रहे हैं, तो 10 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 1 के साथ क्या लेंगे, 0 मानेंगे। तो इसलिए उत्तर में क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ 10 से कम 10। तो आवर्तकाल क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी आवृत्ति और आवर्तकाल आया। 8वां प्रश्न है, सिद्ध करो कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, प्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परिपथ का निर्माण करेंगे, और इस परिपथ में तारों का जहाँ संयोजन होता है वहाँ पर तारों के संयोजन के बीच में हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा या पत्र लगा देंगे। तो हम देखेंगे कि परिपथ प्लास्टिक को लगाकर पूरा करते हैं तो हमारा उपकरण बल्ब काम नहीं करता। इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। इसके लिए देखिए अपने को परिपथ बना के देखना पड़ेगा। 9वां प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। पादप और जंतु कोशिका में 4 अंतर कौन कौन से हैं। देखिए, पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, ये एक अंतर हुआ। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी बड़ी होती है। ठीक है। पादप कोशिका में केंद्र किनारे की ओर होता है, और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ये तो है पादप कोशिका के बाद। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, और उसके सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका का केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका या तो होती नहीं, या फिर सारे द्रव्य में छोटी छोटी बिखरी हुई होती है। ठीक है। और पादप कोशिका में हरित लवक भी नहीं जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता। तो ये इसके 4 क्या हुए, अंतर हुए। अब देखिए अगला अपने को क्या प्रश्न मिला है। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण, सर्पिक घर्षण और लौटनी घर्षण को परिभाषित करो। ये 10वां प्रश्न है। देखो, स्थैतिक घर्षण,
जब किसी स्थिर वस्तु को गति दी जाती है तब लगने वाला बल या घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है, जो अधिक होता है। सर्पी घर्षण, पहले से गतिशील किसी वस्तु पर जब और गति दी जाती है तब लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, और ये घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसी प्रकार लोटनी घर्षण, लुढ़कती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण लोटनी घर्षण कहलाता है, जो और भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनको गति के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। यानी स्थिर वस्तु को गति देने के लिए ज़्यादा बल चाहिए, जो पहले से गति कर रही है उसको कम बल चाहिए, और जो लुढ़क रही है उसको तो गति के लिए और भी कम बल चाहिए। इसका मतलब इनके घर्षण लगातार कम हो रहे हैं। 11वां प्रश्न है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर बताइए। देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको एक बार जब किसी सांचे में ढाल दिया जाता है तो उसे आसानी से गलाकर दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, जैसे बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और वहीं थर्मोप्लास्टिक है, ये नरम होते हैं, इनको गलाना आसान है और गलाकर इनको दूसरे रूप में ढालना भी आसान है, जैसे पीवीसी, ठीक है, पॉलीथीन आदि, या हमारे साधारण घर में काम मिल जाने वाले प्लास्टिक के बाल्टी है, मग है, टब है आदि, इनको काम में ले सकते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले 4 प्रभाव बताइए। देखो, बल के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, बल के द्वारा किसी वस्तु की गति बदल सकते हैं, बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, और साथ ही साथ बल के द्वारा हम आकृति, गति, दिशा सभी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर बल है वो कई कार्य संपन्न कर सकता है, और खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। 13वां प्रश्न है कृत्रिम या संश्लेषित कपड़ों की विशेषता बताइए। देखिए, कृत्रिम या संश्लेषित कपड़े हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती, सस्ते होते हैं, सुंदर चमकीले होते हैं, बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता, इनको धोना आसान है, सूखते भी आसानी से क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं सोखते। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जल्दी से इनमें कीड़ा भी नहीं लगता है, इसलिए ये अच्छे हैं। विभिन्न ध्वनि तरंगों के नाम और उनकी प्रास बताइए, हमारा 14वां प्रश्न है। देखिए, ध्वनि है वो 3 प्रकार की मानी गई है, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। 3 भाग है, श्रव्य, अश्रव्य, प्राश्रव्य। देखिए, जिस ध्वनि की प्रास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज हो वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है, ठीक है। और जो अश्रव्य है, जिस ध्वनि की प्रास 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है, तो वो क्या कहलाएगी, अश्रव्य ध्वनि है, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, कुत्ते बिल्ली आदि के कान इनको सुन सकते हैं। और वही ध्वनि जिसकी प्रास 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगी, प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। जैसे पानी में चलती हुई पनडुब्बी है, उसकी तरंगों को सोनार यंत्र द्वारा पता लगाया जाता है, सोनोग्राफी करते समय डॉक्टर पता लगाता है, या चमगादड़ है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये प्राश्रव्य ध्वनियाँ होती है जो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल हो रहा है, इसके कारण बताइए। देखिए, प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल हो रहा है, इसके कई कारण हैं। एक तो प्लास्टिक सस्ता है, प्लास्टिक हल्का है, प्लास्टिक चिर स्थायी है, प्लास्टिक को लाना ले जाना आसान है, ठीक है, और प्लास्टिक कुचालक होता है। इन सभी चीज़ों के कारण, विशेषताओं के कारण है प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल होता जा रहा है। 16वां प्रश्न है मशीनों में स्नेहक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, मशीनें जब चलती है तो उनमें कलपुर्जों में घर्षण होता है, घर्षण के कारण कलपुर्जे वो घिस जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, मशीनें ढंग से काम नहीं कर पाती, साथ ही साथ उनकी ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो नाहक में व्यर्थ में चली जाती है। तो इन सब कार्यों से बचाने के लिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए मशीनों में, उसके लिए
और साथ ही साथ उनके कलपुर्जों को घसने से बचाने के लिए भी स्नेहक या चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता है। शोर प्रदूषण कम करने के उपाय लिखिए। देखो, अनावश्यक शोर है, अवांछित शोर है, वो शोर प्रदूषण कहलाता है। घरों में अपन क्या करें कि जो शोर प्रदूषण करने वाली युक्तियां हैं उनकी ध्वनि कम रखें। डीजे वगैरह का इस्तेमाल न करें या कम से कम करें। घरों के अंदर खिड़की दरवाज़ों पर पर्दे लगा के रखें। साथ ही साथ ध्वनि अवशोषक यंत्रों को लगाया जाए और हमारे चारों ओर के पर्यावरण या वातावरण के अंदर, सड़कों पर, घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए, क्योंकि वो भी ध्वनि के अवशोषक का काम करते हैं। अगला है 18, घर्षण को बढ़ाने और घर्षण को कम करने के लिए एक एक उपाय लिखिए। देखो, घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को अनियमित किया जाता है। जैसे टायरों के बीच में जगह जगह खुरदरापन होता है, इसी प्रकार जो खिलाड़ी स्पाइक्स कीलदार जूते पहनता है वो घर्षण बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इसी प्रकार मशीनों में स्नेहक तेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि घर्षण को कम किया जा सके। 19वां प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम और इसका उपयोग लिखो। देखिए, एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या नाम है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और इसका इस्तेमाल दुर्बल विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं? दुर्बल विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, 5R सिद्धांत क्या है? देखिए, 5R सिद्धांत मानव के अंदर पर्यावरण हितैषी आदतें विकसित करने के लिए बनाया गया एक सिद्धांत है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस यानी उपयोग कम करो, रीयूज यानी पुनः उपयोग करो, रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करो, रिकवर यानी पुनः प्राप्त करो और रिफ्यूज उपयोग ही न करो। ये 5 है। 21वां प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। ये पहले भी आ चुका है। देखिए, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को लैंगिक जनन कहते हैं या निषेचन कहते हैं, या यूं कहें कि ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है, और ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अगला प्रश्न, पीसीआरए द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति ने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कहा है कि गाड़ियों के अंदर टायरों में हवा का दबाव सही रखा जाए, नियंत्रित गति से साधनों को चलाया जाए, जहां तक उसके सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल अधिक किया जाए और निजी वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाए। समय समय पर अपने वाहनों की मरम्मत या देखभाल या सर्विस करवा लेनी चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाओ। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चित्र आपको साफ दिखाई दे रहा है, उसे ध्यान से एक बार देख लेना और बना लेना। अगला प्रश्न है, बल तथा दाब को परिभाषित कीजिए। देखो, खींचना तथा धक्का देना बल कहलाता है, ठीक है, और दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है? दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। अगला अंतिम प्रश्न हमारा यहाँ है, हमारे चलने दौड़ने आदि के चप्पल जूते अलग तरीके से खुरदरे क्यों होते हैं? देखिए, चलने का पृष्ठ जितना अनियमित होगा घर्षण उतना अधिक लगेगा और हम आसानी से चल पाएंगे, इसीलिए हमारे चप्पल जूते खुरदरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बढ़े और हमारा चलना आसान हो जाए, अन्यथा हमारा चलना आसान नहीं होगा। अब देखिए, एक प्रश्न आपके पास है, वो आएगा यातायात से संबंधित।
तो यहाँ देखिए यातायात से संबंधित प्रश्न मैंने 4 लिखे हैं, इनमें से कोई संभवतः बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए यहाँ अपने पास प्रश्न है, सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई 3 चिन्ह बनाओ और उनके अर्थ लिखो। ठीक है, तो 3 चिन्ह बनाने हैं, उनके अर्थ लिखने हैं, और ये चित्र देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि इनमें क्या संकेत दिया गया है। पहले चित्र में आपको दिख रहा है दाहिनी तरफ मोड़ने की ओर संकेत है, दूसरा चित्र आपको बाईं तरफ मोड़ने के लिए कह रहा है, और तीसरा चित्र कह रहा है कि दाहिना घुमावदार मोड़, यानी आप दाईं तरफ जाएंगे फिर घुमावदार मोड़ आएगा। ये मैंने सरल संकेत चिन्ह लिए ताकि आपके बनाने आसान हो। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो एक निर्धारित गति से चले, अधिक गति से न चलाए, दाएं बाएं आसानी से देखे, साथ ही साथ वाहन चालक है उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल पर है उसका हेलमेट हो, गाड़ी में है तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे। ठीक है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस का भी उनके पास होना आवश्यक है। यदि साधन चलाना नहीं आ रहा है तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर उसको जाने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखना चाहिए, और सड़क पार करते समय ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां जेब्रा क्रॉसिंग हो, ताकि वो पैदल पथ होता है वहाँ, तो वहाँ से गुजरना आसान होता है। ठीक है, और यदि यातायात ट्रैफिक वाली जगह है जहाँ यातायात के संकेतांक लगे हैं तो वहाँ ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करना चाहिए। अगला है चौथा प्रश्न, सड़क दुर्घटना के 2 कारण और 2 बचाव बताइए। देखिए सड़क दुर्घटना के 2 कारण, एक तो कारण ये है कि तय सीमा से अधिक गति से वाहन को चलाना, दूसरा है लापरवाही के साथ साधन को चलाना। और बचाव कर सकते हैं हम सावधानी पूर्वक साधन को चलाएं, निर्धारित गति के साथ चलाएं, और सुरक्षात्मक युक्ति हेलमेट सीट बेल्ट आदि का इस्तेमाल करें। तो ये हुए हमारे यातायात से संबंधित प्रश्न। अब हमारे सत्य और असत्य से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो एक बार फिर आए हैं। प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही आते हैं। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 200 पेड़ काटने पड़ते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, अधिक पेड़ काटने पड़ते हैं। विशाल भारतीय गिलहरी का नाम विशन है, बिल्कुल सत्य है। घरेलू चूहा एक संकटापन्न प्रजाति है, बिल्कुल गलत बात है। घरेलू चूहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 5वां प्रश्न है, कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव्य। देखिए कोलतार एक गाढ़ा द्रव्य तो है, लेकिन सुगंधित वाली इसमें से कोई बात नहीं है, और काला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काला हो, बिल्कुल काला होता है लेकिन सुगंधित वाला नहीं है ये इसलिए गलत है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषणकारी गैस है। नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषणकारी नहीं है, क्योंकि सीएनजी है वो बहुत ही कम प्रदूषक छोड़ती है। 7वां, रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। बिल्कुल सत्य है। वह स्थान जहाँ वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है वो अभ्यारण्य कहलाते। बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों को बनने में कई वर्षों का, सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लग जाता है, इसलिए इनको बनाना आसान नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मिलान के रूप में आएगा। मैंने यहाँ मिलान है उनमें 4 मिलान करने का प्रयास किया है। आपको कोई एक प्रश्न मिलान का यहाँ मिलेगा, तो देखिए किस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं। देखिए कोक है, अब कोक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे,
देखो, इस्पात का जब औद्योगिक निर्माण किया जाता है तो कोक का इस्तेमाल होता है। सीएनजी, सीएनजी वो परिवहन साधनों के अंदर ईंधन के रूप में काम आ रही है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ईंधन है जो कम प्रदूषक है। सुचालक, सुचालक तांबा है और हीन चालक के रूप में वायु है। अगला प्रश्न है कर्षण। देखिए, तरल द्वारा लगाया गया घर्षण कर्षण कहलाता है, और लोटनी घर्षण, लुढ़कती वस्तु पर लगने वाला बल क्या है? लोटनी घर्षण है, या लुढ़कती वस्तु के प्रति उत्पन्न घर्षण। प्रवासी पक्षी, साइबेरियन सारस है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ आ जाते हैं, तो ये क्या है? प्रवासी पक्षी है। विलुप्त स्पीसीज, यानी जो विलुप्त हो चुकी है, जो केवल तस्वीरों में बची है, वो स्पीसीज क्या है? डायनासोर है, तो ये विलुप्त हो गई है। अगला देखिए आप, अगला हमारे पास है मरुस्थलीकरण। देखो, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। वन उन्मूलन, वनों का समाप्त होना वन उन्मूलन कहलाता है। लंदन, देखो लंदन ऐसा क्षेत्र है जहां पहली बार कोयला गैस है उसका इस्तेमाल रोशनी करने के लिए किया गया था। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का क्षेत्र है जहां पहली बार विश्व में प्रथम तेल कुआं है वो खोदा गया था। असम, असम भारत का वो क्षेत्र है जहां पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वो डेल्टा है जहां से प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। कोलतार है वो क्या है? वो काला गाढ़ा द्रव है। हालांकि कोलतार है वो सड़क बनाने में पहले काम लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ देखो बिटुमेन है ना, वो सड़क निर्माण में काम लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ बिटुमेन को सड़क निर्माण के साथ संयोग करवाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास ये प्रश्न की श्रृंखला है, वो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो 6 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है सिंचाई की आधुनिक विधियों का वर्णन करो। पहले पाठ का प्रश्न है, देखो सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई, और दूसरी है छिड़काव तंत्र। देखिए, आधुनिक विधियां हैं वो जहां कम पानी है वहां काम आ सकती है, अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ये पानी को बचत भी कर सकती है, समय की बचत करती है और श्रम की बचत भी कर देती है, तो इसलिए आधुनिक विधियां अच्छी खासी हैं, बढ़िया है। अब छिड़काव तंत्र के अंदर क्या होता है? जो मुख्य पाइप होता है उसे दूसरे पाइप जुड़े होते हैं, और उन पे खड़ा पाइप लगा होता है, खड़े पाइप के साथ घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब मुख्य पाइप के अंदर पानी आता है, मुख्य पाइप से वो पानी जुड़े पाइप पर जाता है, तो वो घूमने वाले नोजल से बाहर बरसात की तरह निकलता है, जैसे बरसात हो रही हो, तो छिड़काव तंत्र कहलाता है। जबकि बूंद बूंद सिंचाई में क्या होता है? थोड़ी बात ध्यान रखिए कि जो छिड़काव तंत्र है वो असमतल भूमि बालुई मिट्टी पर काम करता है, और वहीं जो बूंद बूंद सिंचाई है इसके लिए खेत में या उस जगह पर पाइपों का जाल बिछा देते हैं, और उस पाइप के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर से पानी रिसता रहता है, और कम पानी के अंदर ही जमीन है उसकी सिंचाई होती रहती है। खरपतवार को परिभाषित कीजिए तथा खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। फसल के साथ लगने वाले देखिए अनावश्यक पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, और ये फसल को प्रभावित करते हैं। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसमें देखो टुकड़ों टुकड़ों में प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है, 6 अंक का इसलिए। खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है, खाद है वो कार्बनिक होती है, खाद सैरंध्र का होती है, हुमस उसमें ज़्यादा होता है, और इसका लंबा इस्तेमाल ज़मीन को अच्छा बना देता है। उर्वरक रासायनिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, हुमस की मात्रा इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है मिट्टी की तैयारी और बीजों की बुआई पर एक लेख लिखिए। देखो, खेती का या कृषि पद्धति का सबसे पहला चरण होता है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी करने के लिए मिट्टी को उलट पुलट करके उसे पोला बनाया जाता है, और यही क्रिया मिट्टी की तैयारी कहलाती है। इसके लिए देखिए कुदाल आदि का इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मिट्टी को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा? मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, सैरंध्र हो जाएगी, जिससे बीज आसानी से गहराई तक जा पाएंगे, पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा पाएंगी, जल भी नीचे तक जा पाएगा, सूक्ष्म जीवों की लाभदायक होंगे, उनकी वृद्धि हो जाएगी। ये सब बातें क्या होंगी? फायदे में होंगी। और तो
अब मिट्टी की तैयारी करने के बाद क्या होगा, बीजों की बुआई की जाती है। देखो, बुआई करने से पहले अच्छे बीजों का चुनाव किया जाता है। अच्छे बीजों का चुनाव करने के लिए क्या करते हैं कि बीजों को एक बड़े पानी के पात्र में डाल देते हैं। जो खोखले होंगे, टूटे फूटे बीज होंगे, खराब होंगे, हल्के होंगे, वो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहेंगे और बाकी नीचे डूब जाएंगे। तैरने वाले बीजों को उठाकर बाहर फेंक देंगे और अच्छे बीजों का चुनाव जो किया गया है उनको बोने का काम ले लेंगे। चौथा प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के बारे में बताइए तथा कृषि के चरण लिखिए। शायद ही कोई 8वीं क्लास का बच्चा होगा जिसे बात न आती हो। ठीक है, देखिए, जब भूमि के किसी बड़े स्थान पर एक ही प्रकार के अनेक पौधे लगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल के मुख्य दो प्रकार हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है जो शीत ऋतु में बोई जाती है और लगभग अक्टूबर में बोते हैं, जो मार्च तक पूरी हो जाती है। जैसे फिलहाल गेहूं है, चना है, ये इसकी फसलें हैं। ठीक है, इसी तरीके से खरीफ की फसल है वो बरसात में ली जाती है, बरसात की फसल भी कहलाती है। मूंगफली है, बाजरा है, ये क्या है, ये खरीफ की फसल है। तो ये मुख्य रूप से दो फसलें हो गई है। जहाँ तक कृषि के चरण की बात है, देखो, कृषि करने के 7 चरण हैं। ठीक है, तो 7 चरणों को भी ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, खेती के 7 चरणों के अंदर सबसे पहला चरण है मिट्टी की तैयारी करना। ठीक है, और मिट्टी की तैयारी करने के बाद दूसरा चरण होता है बुआई करना, और बुआई करने के बाद तीसरा चरण है खाद उर्वरक देना, चौथा चरण है उसकी सिंचाई करना, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। इस प्रकार इसके 7 चरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। देखिए, धातु और अधातु में 4 अंतर लिखो और किन्हीं 4 धातुओं और 4 अधातुओं का उपयोग भी लिखना है। तो ये टुकड़ों में प्रश्न हो सकता है आपके लिए। देखो, धातु है और अधातु में अपन अंतर लिखें। धातु में चमक होती है जबकि अधातु में नहीं होती। धातुएं प्राय ठोस होती हैं जबकि जो अधातु हैं वो ठोस, द्रव, गैस सभी रूपों में पाई जाती है। साथ ही साथ धातु है वो सुचालक होती है जबकि अधातु कुचालक होती है। ठीक है, इसके अलावा धातुएं हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातु में सगुण नहीं पाया जाता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता। इस प्रकार ये तो हुए धातु और अधातु के अंदर अंतर। ठीक है, अब है किसी 4 धातुओं और अधातुओं के उपयोग बताओ। देखिए, जैसे सोना है, सोना है वो गहने बनाने में, हीरे जवाहरात में काम आता है। इसी प्रकार चांदी है वो भी अपन लिख सकते हैं, गहनों के रूप में काम आती है। तांबा है तो वो क्या है, तांबा विद्युत धारा को आगे पहुंचाने में या विद्युत वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात करें तो वर्तमान में एल्यूमिनियम है वो खिड़की, दरवाजे आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोहे की बात करें या आयरन की बात करें तो लोहा या आयरन है हमारे खून का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब आती है अधातु। अधातु ऑक्सीजन, ये श्वसन के रूप में काम आने वाली गैस है। नाइट्रोजन, इसने पूरी प्रकृति को जलने से बचा रखा है। ठीक है, और फास्फोरस, ये देखो भूमि के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के अंदर भी शामिल है। साथ ही साथ ये दिया सलाई बनाने के में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाने के रूप में काम लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग इनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ 5वां प्रश्न। अब 6ठा प्रश्न है, उसमें देखिए मैंने 6 प्रश्न लिए हैं, उनमें से कोई 2 आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको किसी के कारण पूछे जाएंगे। देखिए, 6ठे में कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। देखिए, सोडियम एक बहुत ही सक्रिय धातु है, इसलिए ये क्या है कि जल के संपर्क में आती है तो जल जाती है। क्यों कि सोडियम एक धातु है और धातु जल से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए जल से इसका संपर्क तोड़ने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला, फास्फोरस अधातु को जल में क्यों रखते हैं। देखिए, फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है और अधातु जल से विक्रिया नहीं करती
और वायु में खुली रखने पर ये कम ताप पर क्रिया कर लेते जल जाती है। इसलिए फास्फोरस अधातु को जलने से बचाने के लिए वायु से संपर्क तोड़ने के लिए जल में रखा जाता है। तीसरा प्रश्न, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो इनमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस क्रिया के कारण कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीले रंग का होता है उसका रंग हरा हो जाता है और लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में क्यों करते हैं? एल्यूमीनियम एक धातु है जो आघात वर्धनीय गुण रखती है और इसके द्वारा इसकी पन्नी बनाई जा सकती है और साथ ही साथ ये पन्नी खाद्य सामग्री से कोई अभिक्रिया नहीं करती और खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखती है। धातु तथा अधातु की जल के साथ अभिक्रिया दर्शाइए। देखिए, धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं इसीलिए लोहा है उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। जब लोह धातु को हम क्या करेंगे, खुले में रखेंगे या वायु जल के संपर्क में रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो जंग पकड़ लेगा, ठीक है। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम है उसको वायु में जलाते हैं तो वो ऑक्साइड बनाता है, तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन जहाँ तक अधातु की बात है ना, तो अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। प्रावर्तन की क्रिया, सातवां प्रश्न देखिए, प्रावर्तन की क्रिया और नियम को सचित्र परिभाषित कीजिए तथा प्रावर्तन के प्रकारों को सचित्र समझाइए, ठीक है। देखो, ये चित्र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से परावर्तन किया जा रहा है। देखो, परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल चमकीले द्रावक पर आपतित होता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम वापस चला जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है, जब प्रकाश किसी समतल धरातल पर आता है तो टकराकर एक ही दिशा में वापस चला जाता है, उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। और वही प्रकाश जब खुरदरे पृष्ठ पर आता है तो टकराकर अलग अलग दिशा में चला जाता है, उसे विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चित्रों को आप ढंग से आराम से देख लो, ये तीनों के प्रभाव दिखा रहा है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के बारे में वर्णन कीजिए। इनमें से भी आपको कोई दो प्रश्न मिलने की संभावना है। वैश्विक उष्णन के कारण और परिणाम, या तो एक ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आ सकता है या वैश्विक उष्णन के कारण आ सकता है। देखो, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर वनों की संख्या घटती जा रही है, वनों की बढ़ती जा रही है और धरती का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो धरती के तापमान का बढ़ना ही वैश्विक उष्णन है। और वैश्विक उष्णन के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड, घटते हुए पेड़ पौधे, बढ़ते हुए वाहन आदि के कारण है वैश्विक उष्णता हो रही है, ठीक है। और वैश्विक उष्णन के कारण गंभीर परिणाम अपने सामने आ जाते हैं कि वैश्विक उष्णन के कारण, तापमान बढ़ने के कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी बरसात है वो कम होती है, इसके अलावा चमड़ी के रोग उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ जो हिम क्षेत्र हैं वहाँ से हिम पिघलती है तो वो पानी बहकर कई क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है। मैं इनको हल्के हल्के रूप में बता रहा हूँ। अगला, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन करो। ये पिछली बार आ भी चुका है। देखिए, ताजमहल है वो एक सुंदर इमारत है और आगरा में स्थित है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि प्रदूषण के कारण उसकी सुंदरता धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में चमड़े के कारखाने, तेल शोधक कारखाने हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो वाहनों की संख्या है वहाँ ज़्यादा है, जिसके कारण इस पर दीवारें पीली हो रही है। और अब कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि यहाँ CNG सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए और ये कारखाने यहाँ से दूर स्थानांतरित किया जाए ताकि ताजमहल की सुंदरता को बचाया जा सके। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको नीतिगत उपाय बताओ।
जल में अनावश्यक पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे घरेलू अपशिष्ट हैं उनको जल में बहाने से या जल के स्रोतों में बहने से रोकें। इसी के अलावा हमारे पशुओं को है वो जल स्रोतों के पास जाने से रोक पाएँ या नहाने धोने आदि का कार्य जल स्रोतों के पास जाकर न करें, अलग ले जाकर करें। इसी प्रकार जो घरेलू कचरा है, उसके अलावा हॉस्पिटल से निकला कचरा है, उस अपशिष्ट को भी पानी के स्रोतों तक मिलने से रोका जाए। इस प्रकार हम जल को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जिन खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करते हैं या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ये अधिक इस्तेमाल होता है तो ये भी क्या करता है, बहते हुए पानी के साथ बह जाता है और जल स्रोतों में चला जाता है, उसको प्रदूषित कर देता है। तो हमें खरपतवार नाशी उर्वरक आदि के इस्तेमाल को रोकना चाहिए। कई बार तो ये और भी भयंकर प्रदूषक बन जाता है, क्योंकि जो खरपतवार नाशी के अलावा जो उर्वरक काम में लिए जाते हैं वो पोषक होते हैं और ये पोषक जब जल स्रोतों में चले जाते हैं तो वहाँ शैवाल जैसे पादपों की वृद्धि अनियंत्रित रूप से कर देते हैं और ये शैवाल फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जीवों के लिए संकट पैदा कर देंगे, जल को भी और अधिक प्रदूषित कर देंगे। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के उपाय बताओ। देखो, वायु में अनावश्यक पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। इसकी रोकथाम के उपाय के लिए सबसे बढ़िया बात है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और हमारे जो कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रियां वगैरह हैं, इनको आबादी से दूर खुले क्षेत्रों के अंदर स्थापित करवाया जाए। जो अधिक धुआं छोड़ने वाली कारखाने हैं, चिमनियां हैं, उनसे भी जो धूम्र अवशोषक यंत्र है उनको लगाया जाए। प्लास्टिक जैसे पदार्थों को जलने से रोका जाए। इस प्रकार के कार्य करके हम वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि पेड़ों को कटने से बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। अगला प्रश्न है, पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताइए। देखिए, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो किरणें धरती पर आती हैं तो टकराकर या परावर्तित होकर जब वापस जाती है तो धरती के समीप जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वो जाती हुई किरणों को रोक लेती है, जिसके कारण वो एक छत की तरह काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों के अंदर सूर्य की प्रकाश की किरणों को गर्मी को रोकने के लिए इस प्रकार की छतें बनाई जाती है और वो काम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, इसलिए इसे ग्रीन। अगला प्रश्न है, सीएफसी और ओजोन अपक्षय के बारे में बताइए। देखिए, सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे फ्रीज, एयर कंडीशनर, एरोसोल आदि से निकलने वाली गैस है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ये हल्की होती है जिसके कारण ये ओजोन परत पर पहुंचती है। ओजोन परत के पास जाकर ये इससे नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है और ओजोन परत को कमजोर करती है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती पर सीधी आ पाती हैं और इसे पौधघर प्रभाव, हरितगृह प्रभाव या फिर जो वैश्विक उष्णन है उस क्रियाओं को प्रभावित करती है। हालांकि वैश्विक उष्णन है, पौधघर प्रभाव है, वो धरती के लिए, जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ते हुए ओजोन अपक्षय के कारण वैश्विक उष्णन है वो हमारे लिए मुश्किल करता जा रहा है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की स्वच्छता पर एक निबंध लिखो। देखो, गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इस संसार की सबसे प्रदूषित 10 नदियों के अंदर भी शामिल हो गई है। और इसकी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपने लोग हैं वो अपने अपशिष्टों को सीधे ही नदी के अंदर बहा देते हैं। जैसे फूलमाला, पूजा का सामान, आरती का सामान या शवों को बहाना, इस प्रकार का कार्य लगातार चलता है। लोग मलमूत्र भी यहीं दाग देते हैं। कोई जैसे कानपुर है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नदी का बहाव बहुत कम है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सी ये औद्योगिक इकाइयाँ भी लग रही है, तो उनसे अपशिष्ट निकलता है या बहाव हल्का होने के कारण, धीमा होने के कारण लोग वहीं बहुत से अपने दैनिक कार्य भी कर लेते हैं, जिसके कारण नदी है वो प्रदूषित होती जा रही है। तो गंगा नदी है उसको बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और अब सरकार के द्वारा नमामि गंगे या स्वच्छ गंगा अभियान है उसको चलाया गया है और गंगा नदी है उसकी स्वच्छता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अम्ल वर्षा पर निबंध लिखिए। देखो, वायुमंडल के अंदर है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो निकलते रहते हैं और ये जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो क्या करते हैं,
वो बरसात के साथ जब क्रिया करते हैं तो बरसात के पानी के साथ क्रिया कर लेने से ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे पदार्थों को बना लेते हैं, और जब इनके रूप में ये बरसते हैं तो ये वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, ज़मीन के लिए, पुलों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। जब पानी के अंदर ये अम्लीय वर्षा जाती है तो वो उनका अम्लीय मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। पुलों को ये कमज़ोर कर देती है। इसके अलावा मनुष्य पर भी चमड़ी के रोग उत्पन्न कर देती है, और ज़मीन भूमि की अम्लीयता बढ़ा देती है। इस कारण को उसका उपजाऊपन भी बिगड़ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, स्वच्छता रखने से क्या लाभ है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। स्वच्छता का मतलब है बाहरी और आंतरिक रूप से साफ स्वच्छ होना। देखो, बाह्य स्वच्छता का मतलब है हमारी पूरी पर्यावरण की रक्षा, और जबकि आंतरिक स्वच्छता का मतलब है हमारी शारीरिक और हमारी आत्मिक स्वच्छता को ही हम स्वच्छता कहते हैं। देखो, स्वच्छता रखने से क्या लाभ होगा। स्वच्छता रखने से हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वच्छ रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम इस प्रकार की स्वच्छता को अपनाकर अपने राष्ट्र को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। और हम स्वच्छता के लिए कर क्या सकते हैं। देखिए, स्वच्छता के लिए हम छोटी छोटी बातों को अपना सकते हैं। जैसे हम खुद पर स्वच्छता के नियम लागू करें, रोज़ स्नान करें, रोज़ दांतों को ब्रश करें, खुले में शौच न जाएं, खुले में शौच जाने वालों को रोकने का प्रयास करें, कचरे को इधर उधर ना फेंकें, नाली है उसमें कचरा न फंसने दें। इस प्रकार की बातों को अपना कर क्या कर सकते हैं, हम स्वच्छता के द्वारा अपन एक अलग ही माहौल तैयार कर सकते हैं। पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं उनके इस्तेमाल को टालें ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक है। गीला सूखा कचरा है वो अलग अलग डालें और इनको हर कहीं नहीं फेंकें। तो इस प्रकार की आदतों को अपनाकर हम स्वच्छता का पालन कर सकते हैं और माहौल या पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैटर को बहुत कम समय में करवाने का प्रयास किया है। आप इसको 2 बार सुनेंगे, आशा है आपका पेपर अच्छा, बहुत अच्छा होगा। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।